स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और एक बार फिर आपने देखना शुरू कर दिया है नज़रिया मेंस का। नज़रिया मेंस की ये सीरीज़ जो आपके व्यापक डिमांड पर चलाई जा रही है वो आपके सिविल सेवा एग्जामिनेशन के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ करके करंट अफेयर को ले आया जा रहा है, जिसमें आज पीसीएस एग्जामिनेशंस हों या फिर यूपीएससी का आईएएस आईपीएस के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा कराई जाती है उसमें करंट अफेयर का पोर्शन लगातार महत्वपूर्ण साबित होता जा रहा है। आज न्यूज़पेपर की कुछ ऐसी कटिंग्स और आर्टिकल्स हम लेकर के आए हैं जिसमें हम उसको सिद्ध भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है प्रारंभिक रूप से कि आप एक प्रश्न पत्र अगर अब तक आपके पास नहीं है तो आप तुरंत अपने मोबाइल फोन में जा करके कुछ प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर के डाउनलोड कर लें। सबसे पहले 2018 का यूपीएससी का पेपर जीएस पेपर 2, फिर उसके बाद 2018 का ही जीएस पेपर 3, ये दोनों पेपर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इन पर आधारित आज आर्टिकल्स के माध्यम से आपको उदाहरण स्वरूप बताने जा रहा हूं कि कैसे आप करंट अफेयर ओरिएंटेड होकर अगर तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम तैयारी आपकी आसानी से हो सकती है। और ऐसे में अगर आप रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे नवाज सर के माध्यम से अपने मेंस की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लगातार एक भी वीडियो छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, हर वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसकी चाह रख ली, इस सीरीज की चाह रख ली जिसका नाम नजरिया मेंस का है, तो यह न्यूज़पेपर की चाह उत्पन्न करेगा आपके लिए और यह न्यूज़पेपर की चाह आपके लिए मेंस की राह खोल देगी, क्योंकि मैं बनाता हूं आपके माइंड में एक ऐसा मैप जो करंट अफेयर का कोई हेडिंग देख करके ही उसके मल्टीपल डायमेंशन निकालने की एक नई प्रवृत्ति, एक नई सोच का सृजन आपके दिमाग में कर देता है। क्योंकि इस श्रृंखला और इस सीरीज का नाम ही है नजरिया मेंस का ट्रेन योर ब्रेन विथ नवाज सर। ठीक है, तो सबसे पहले 2018 यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का पेपर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और इसमें कुछ प्रश्न पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो चलिए आज की पहली आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में पहली आर्टिकल आई थी, 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दिया है केंद्र सरकार ने। ये 16वें लिखा हुआ है, जिसमें मंत्रिमंडल ने क्या किया है, 16वें वित्त आयोग का गठन करने की बात प्रारंभ कर दी है और इसका मंत्रिमंडल ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम इस आर्टिकल से क्या चीजें सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में जो प्रमुख बातें की गई हैं, इस आर्टिकल की प्रमुख बात यह है आपके सामने कि केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व के बंटवारे से संबंधित सिफारिश करने के लिए सरकार 16वें वित्त आयोग के गठन से संदर्भित मामले को मंजूरी दे रही है और यह आयोग बन जाएगा और जो सिफारिश करेगा वो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक के लिए वैध होगा। लेकिन उससे पूर्व कि आखिर वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों, वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों, याद करिए मेरी पिछली क्लासेस, और अगर पहली बार आप मेरी क्लास में आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पुरानी जितनी भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इस करंट अफेयर की, आप जरूर देखिए। ये नवंबर माह का आखिरी वीडियो है, कल से दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। उस नए मंथ के लिए भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप और बेहतर तरीके से तैयारी करें। वापस से मैं कहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक परिवार से ही पूरे संविधान को समझा सकता हूं। अब इस परिवार को पुनः मैं लेता हूं वित्त आयोग को समझाने के लिए कि वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों है वित्त आयोग की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वित्त आयोग को समझाने के लिए परिवार का उदाहरण आपके सामने पेश कर देते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए कि एक परिवार है, मैं प लिख रहा हूं, परिवार है। इसमें एक तरफ पिताजी हैं मेल और एक तरफ माताजी हैं फीमेल। ये दोनों का चक्कर छोड़ दीजिए। मान लीजिए पिताजी जो हैं केंद्र सरकार हैं और माताजी जो हैं राज्य सरकार हैं, और परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? दादा और दादी हैं। इनको आप रखिए राष्ट्रपति और न्यायपालिका के रूप में, जो इनका अधीक्षण और निरीक्षण करेंगे कि ये क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। फिर राज्यों के नीचे आप रखिए छोटे सदस्यों को, यानी परिवार के छोटे सदस्य जो हैं, और ये छोटे सदस्य राज्यों के अंतर्गत आते हैं पंचायत और नगर पालिका तथा नगर निगम। नगर पालिका तथा नगर निगम ये परिवार के छोटे सदस्य हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पिताजी भी कुछ काम करते हैं और माताजी भी कुछ काम करती हैं, और परिवार के छोटे सदस्य भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। अब यह सभी पैसा इकट्ठा हुआ और घर के मुखिया के पास गया। अब यहां मुखियाओं में एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं मैं, राष्ट्रीय विभिन्न आयोग, राष्ट्रीय जो आयोग होते हैं और इनके बैंक खाते हर परिवार का खाता होता है कि मम्मी ने जो पैसा कमाया, पिताजी ने जो पैसा कमाया और छोटे सदस्यों ने कमाया, वो क्या होगा? परिवार का एक अकाउंट होगा, परिवार का एक अकाउंट होगा, उसमें वो जमा करते होंगे और फिर निर्धारित होता होगा कि आखिर किस मद में किस जगह कितना खर्च होना है और उसके हिसाब से बंटवारा होगा। और इसकी सिफारिश के लिए कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो, क्या किया जाता है कि हम मिलजुल के एक आदमी फैसला नहीं करते हैं, जबकि उसमें मान लो पिताजी भी सदस्य होंगे, या पिताजी ने क्या किया, किसी से सलाह मशवरा लिया, कोई दोस्त यार है, दादा दादी हैं, उनसे सलाह मशवरा लिया और कहा कि बताइए हम कैसे परिवार में पैसे को खर्च करें। होता है कई बार आदमी सलाह लेता है, तो ऐसे ही सलाहकारी भूमिका निभाता है एक आयोग, वित्त आयोग जिसे कहते हैं। और वो केंद्र की भारत की संचित निधि, जिसमें भारत सरकार के सभी टैक्स वसूले जाते हैं, संचित निधि, उसके तहत क्या होता है, सारा पैसा यहाँ पे जमा होता है। वैसे ही राज्य में भी राज्य संचित निधि होती है, जो सभी टैक्सेस प्राप्त करके इसमें पैसा जमा किया जाता है। और फिर ये पैसे इकट्ठा होकर के अब जीएसटी आ गया है, यानी एक आ गया है आपका घरेलू टैक्स हो गया है पूरी तरह से। अब एकलकृत ये जो टैक्स का माध्यम है, अब ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो इसको पूरी तरह से बांटने तथा जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको बांटने के लिए भारत के संविधान ने, ये जो परिवार है जिसका नाम भारत है, तो ये भारत के संविधान ने इस परिवार में इकट्ठा होने वाले पैसे के बंटवारे के लिए एक आयोग का गठन करने की बात की गई है, जिसका वर्णन है आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग के गठन की बात की गई है 280 में, और ये गठन करते हैं परिवार के मुखिया यानी राष्ट्रपति, इसका गठन करते हैं। और ये क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में कैसे पैसा बटेगा, कैसे क्या होगा, इसकी सिफारिश देता है। इतना समझ गए? इतनी पॉइंट समझ गए आप? अब इसमें क्या होता है, ये होता है कि केंद्र कितना प्रतिशत पैसा रखेगा और राज्य को कितना प्रतिशत देगा, तथा राज्य को जो पैसा मिलेगा वो छोटे सदस्यों यानी पंचायत और नगर निगम को जेब खर्च के लिए कितना देंगे। समझ गए आप? चलिए, तो ये रहा आपकी समझदारी का पॉइंट। अब बिटवीन द लाइन का प्रोसेस भैया, कि आखिर इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी बातें थी और हम मल्टीपल डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला मल्टीपल डायमेंशन निकालने का टॉपिक जो लिया मैंने वो है कि आखिर वित्त आयोग है क्या भैया। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत
संविधान के प्रारंभ से कहा गया कि 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले राष्ट्रपति जब आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसकी अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। यानी 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। पहला प्रीलिम्स फैक्ट। दूसरा प्रीलिम्स फैक्ट नोट करिए कि वित्त आयोग का क्या है, वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है। और साथ ही साथ तुरंत पॉइंट नोट करिए कि अगर संविधान में उल्लेखित है तो यह निकाय या आयोग क्या होगा, संवैधानिक होगा, संवैधानिक। यानी ऐसा आयोग, संवैधानिक आयोग का तात्पर्य यह है ऐसा आयोग जिसका वर्णन संविधान में हुआ हो उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये संवैधानिक आयोग हो गया। ठीक है भैया, फिर इसी कारण क्या हुआ है कि अब 5 वर्ष बीतने वाला है। इनका कार्यकाल जो था 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे। ये भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन में अगर आ जाए कि वित्त आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें वित्त आयोग का गठन 2025 से लेकर के 31 तक की, 2026 से लेकर के 31 तक की सिफारिश के लिए किया गया है। इसके अध्यक्ष फलाने हैं, अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, होंगे तो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट में। फिर तीसरा ऑप्शन दे दे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार थे, तो आप क्या कहेंगे, नहीं एनके सिंह थे, तो सिर्फ ऑप्शन ए और 2 सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, दूसरा पॉइंट निकल के आया कि ये अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक का मतलब कि उसको कुछ न्यायिक फैसला करने का भी अधिकार है, पूर्णतः नहीं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है सलाहकारी निकाय है। ये सलाहकारी का मतलब कि यह केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा सौंपेगा, यानी ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है डायरेक्ट, और राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है। ठीक है, और जो राज्यों से संबंधित रिपोर्ट होती है उसको राज्यपाल को देता है, राज्यपाल विधानसभा में रखवाता है। ठीक है, बहरहाल अब इसमें जो वित्त आयोग वाला मामला है तो ये सलाहकारी निकाय का मतलब ये हो गया कि सलाहकारी, यानी वित्त आयोग जो भी रिपोर्ट देगी तो केंद्र सरकार को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो अमूमन सरकारें उस सिफारिश को मान लेती हैं। फिर आ गया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन होते हैं भैया, तो आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए सार्वजनिक मामलों का जानकार होना जरूरी है, और इसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। कानूनी तौर पर आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीकों को संसद निर्धारित करती है। अब यही ऑप्शन दे दे, चलिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। अब यहीं पे ऑप्शन दे दे कि वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 251 में इसका वर्णन है। दूसरा दे आपको कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और तीसरा दे आपको कि इनके चयन और योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। और 5वां दे आपको, तीसरा हो गया ना, अब चौथा ऑप्शन आपको दे दे कि यह सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है। और ऑप्शन दे दे कि निम्नलिखित के कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें, कहे 1, 2, 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, फिर कहे 4 और 3 सही है, या फिर कहे ओनली 4 सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 4, क्योंकि आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। इसके 1+4 सदस्य होते हैं और इसको राष्ट्रपति योग्यता का निर्धारण नहीं करती है बल्कि संसद करती है। राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। समझ गए? आयोग का कार्य क्या क्या भैया, तो वही जो हम लोगों ने वर्णन किया, करों का बंटवारा करती है ये, और ऐसे सिद्धांत बनाती है जिससे करों का बंटवारा आसान हो। साथ ही साथ यह केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का शुद्ध आय का वितरण है, कैसे अनुदान देना है। अनुदान क्या है? अनुदान का मतलब जो करों के बंटवारे के अलावा अलग से दे सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को, उसको अनुदान कहते हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा डोमिनोज का क्या टिकट, एक्स्ट्रा डोमिनोज की व्यवस्था
ठीक है। कभी मैं आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट्स है ना, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 का, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 का ऐसा एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा कि जिंदगी में नहीं भूलोगे कि आखिर क्या महत्व है, क्यों इन पार्ट 1 से लेकर 6 को इसी सीक्वेंस में रखा गया। कभी लेकर के एक सीरीज में आऊंगा इसका, अगर आपकी सिफारिश हुई तो मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं मैक्सिमम देख रहा हूं कि आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन व्यूज आप लोगों ने कम कर दिए हैं। सबसे पहली करंट अफेयर्स की वीडियो जो आई वो अब तक 3,500 व्यू गई, अब लगातार 1,1500 है, यानी आप लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है। या तो मुझ में कोई कमी है, या मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर आप उसका रिलेवेंस नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं तो हर एक परत खोल रहा हूं, हर एक डायमेंशन खोल रहा हूं। आवश्यकता इस बात की है कि आप मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए। इतनी कृपा कर दो यार नवाज सर पे कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। वित्त आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं? आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जो हैं सरकार पर सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, उन पर बाध्य नहीं होता है। अन्य संबंधित फैक्ट क्या क्या भैया? प्रथम वित्त आयोग का गठन, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रीलिम्स फैक्ट है इस टॉपिक से। 1951 में प्रथम फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। कई लोग कमेंट में एकदम बातें किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि सर कैसे नोट्स बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तुमको नहीं दिख रहा है कि कैसे नोट्स बनाया जाना चाहिए? साफ साफ लिख रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे, ठीक है। आराम से हो गया भैया। फिर आप कैसे कह रहे हो कि फैक्ट कैसे नोट करें? फिर 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ, इसके अध्यक्ष एनके सिंह थे। राज्य वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान है भारत में। यह प्रावधान आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और तब कौन थे? नरसिम्हम राव की सरकार थी भारत में, ठीक है। और उसके तहत अनुच्छेद 243 आई के तहत कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल को हर 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। राज्य सरकार को पंचायत तथा नगर पालिकाओं को सुविधा उपलब्ध कराने तथा कर से बंटवारे संबंधित निर्णय ये वित्त आयोग लेगा और सिफारिश देगा। इसकी भी सिफारिशें राज्यपाल और राज्य विधानसभा पर बाध्य नहीं होगी। ठीक हो गया इतना पॉइंट? तो ये पहला पॉइंट था, लेकिन मैं वापस चल रहा हूं, वापस आ गया मैं। सर क्यों आ गए आप वापस? चलिए उठाइए 2018 का पेपर, तुरंत उठाइए 2018 का जीएस पेपर 2 उठाइए, उठाइए जीएस पेपर 2 उठाइए और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। जीएस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14 2018 यूपीएससी। इसमें यूपीएससी ने प्रश्न दिया है 250 शब्दों में लिखने के लिए। कह रहा है कि भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है, हाल में गठित वित्त आयोग के विचारार्थ विषय कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। अब बताइए, आप ये डायरेक्ट पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? आप कह रहे हो करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें? यहां देखिए, आप यहां देखिए पूछा हुआ है, ये पूरा पोर्शन पूछा हुआ है। आपको उतना स्पष्ट नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर आप 2018 जीएस पेपर 2 का 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यही दिया हुआ है। अगर शिल्पी पब्लिकेशन आपके पास हो, ठीक है, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए भैया, अब तक नहीं है तो। अगर मेरे साथ तैयारी करनी है तुम्हें मेंस की, यूपीएससी और पीसीएस की, तो मैं तुमसे कहता हूं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मेंस के और प्रीलिम्स को तुम्हारे पास होने चाहिए, क्योंकि इतना दिमाग में तुम्हारे माइंड मैप बना दूंगा ना कि जिंदगी तुम्हारी सुधर के रख जाएगी, एक अच्छे एस्पिरेंट बन जाओगे। बहुत लोग आते हैं जी, दावा करते हैं, चले जाते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, और उनको सिलेबस नहीं पता होता है, उनको छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं कि कैसे कोरिलेट करना है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझना है और भविष्य की तैयारी करनी, समझ ही नहीं पाते हो। जिस समझाने के लिए नवाज सर आए हुए हैं तुम्हारे पास, समझ लो, फायदा उठा लो, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मिली मंजूरी। भैया ठीक है, और इस बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियो बने हुए हैं उनमें चर्चा की थी कि झारखंड के खूंटी नामक स्थान से जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किसको? जनजातियों को। और उसमें मेन जनजाति जो है वो पीवीटीजी समुदाय है। पीवीटीजी, जरा पता करिए भैया ये पीवीटीजी समुदाय क्या है। फिर से लिख दे रहा हूं, पीवीटीजी क्या होता है जरा पता करिए। कब इनका नाम रखा गया कि पीएम पीवीटीजी होगा, ये पीएम पीवीटीजी प्रधानमंत्री। और यहां पे ऐसी कम्युनिटी की बात की गई है, ऐसी जनजातियों की बात की गई है जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य जनजातियों से और भी ज्यादा दयनीय है। और इसमें लगभग 75 जनजातियां शामिल हैं, 75 जनजातियां, और उन्हीं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह योजना लाई गई है। तो आर्टिकल की प्रमुख बातें हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ने जिस योजना की शुरुआत की थी झारखंड के खूंटी से जनजाति गौरव दिवस पर, तो पता करिए जनजाति गौरव दिवस मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए कब मनाया जाता है। 24,104 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा अलग अलग होगा। यानी पहला ही अगर इस योजना से संबंधित आ जाए जिसका नाम रख दिया गया है पीएम जनमन रख दिया गया है। अब इसके तहत क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पीएम जनमन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार इसको पूर्णतः लागू कर रही है तो गलत होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी पैसा लगा रही है। यह मुख्यतः सभी जनजातीय समुदायों से संबंधित योजना है, गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ पीवीटीजी समुदाय वाले जनजाति जो है 75 उनके लिए लागू किया जा रहा है। ठीक है, और जनजाति गौरव दिवस यही मिल गया 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए इतना पॉइंट। अब इसी चीज को यूज करना हो तो अगर जनजातियों से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसमें क्या आप सरकार क्या कदम उठा रही है जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आप इस योजना को इंगित नहीं करोगे कि सरकार पीएम जनमन योजना बना रही है? अगर आपसे पूछ ले, इतना ही आपने आर्टिकल में था, आप लिख लिए, नोट कर लिए, खुश हो गए, यार मजा आ गया कि हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, नोट कर लिया, अब वो डायरी तुम्हारी बेकार है। मैं बोल रहा हूं कि वो नोट सारे फाड़ दो जो तुमने न्यूज हेडिंग देख करके लिखे हुए हैं। मेरे साथ तैयारी कर रहे हो बेटा, दिमाग का नस नस इतना टाइट कर देंगे कि दिमाग तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा कि साला आईएएस और पीसीएस बनना है और हम मजाक कर रहे हैं अपने साथ। दिमाग खराब है मेरा, ऐसे होती है तैयारी। अब खून लहू में जागा है, कुछ करके दिखाकर रहूंगा इस जमाने को। जो कल कह रहे थे कि मुझसे नहीं होगा, अब नवाज सर मिल गए बेटा, अब तो मुझी से होगा। अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है रिजल्ट मित्रा का, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मारेंगे एकदम, छोड़ा देंगे छक्का, पहला रैंक लगाएंगे एकदम हिंदी माध्यम में, क्योंकि पता चल गया है करंट अफेयर का यूज कैसे करना है। अब इस पॉइंट्स को देख करके मैं अगर सिविल एस्पिरेंट होता आपकी जगह तो मैंने ऐसी ही तैयारी की थी। एक आर्टिकल को देख के कैसे मल्टीपल डायमेंशन निकाला जा सकता है, यह अलग बात है। भविष्य ने मेरे लिए कुछ और हेतु निर्धारित किया था, ईश्वर ने आप तक को शिक्षा पहुंचानी थी तो आ गया। सिलेक्शन लिखा होता तो ईश्वर बहुत बड़े रैंक में पहुंचाता। यह अलग बात है कि ईश्वर कृपा करते रहता है, वो उसकी असीम कृपा है। हमें अपने प्रयास से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इससे जो डायमेंशन निकाला है उस डायमेंशन को भी देखते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने यहां बताया। आर्टिकल में है कि 75 आदिवासी समुदायों के बारे में, जो पीवीटीजी समुदाय हैं उनके लिए यह प्रारंभ किया गया है। पक्के घर, नल से पानी की आपूर्ति, सड़कें आदि प्रदान किया जाएगा। अब आ जाइए बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया क्या है भैया, कैसे इसका प्रयोग करना है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हमें देखना है कि भारत में जनजातियां क्या हैं। जैसे ही मुझे ये टॉपिक मिला तो पिछली बार हम लोगों ने कुछ और बातें की थी, आज मैं कुछ और विशेष जोड़ करके आपके लिए ले आया हूं। ठीक है, कुछ विशेष जोड़ करके लाया हूं, देखिए जरा। तो
जनजातियों के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे? तो यहां परिभाषा मिल रही है तुमको कि जनजातीय मानव का वह समुदाय जो अपनी एक अलग सांस्कृतिक विरासत को सजे हुए रहते हैं, सजोए हुए, और एक निश्चित भूभाग में रहते हैं तथा राष्ट्र की सामाजिक मुख्य धारा, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से अलग थलग होते हैं। उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी भाषा अलग होती है, उनका रहन सहन, खान पान, विवाह पद्धति अलग होती है। वो भारत की जनजातियां कहलाती हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार अप्रॉक्स 8.6% भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों का स्थान है, जिनकी अपनी अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और भाषाएं हैं तथा ये प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। वन जीवों के साथ साथ वन में रहने वाले वनवासियों को बचाना भी पर्यावरण संरक्षण का प्राय है कि ये लोग पर्यावरण हितैषी होते हैं, पर्यावरण मित्र होते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के पोषक होते हैं। फिर अगर बात की जाए भारत के संविधान की, तो इसमें अनुसूचित जाति कहा गया है और भारत की जनजातियों में कई प्रकार के समुदाय मिलते हैं, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियाइड क्रम के लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको निग्रोटो मिलेंगे, मंगोलाइड मिलेंगे, निग्रोटो मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जारवा, सेंथलीज, ये सभी कहां है? निग्रिटो हैं। अफ्रीकन कंट्री से इनका प्रभाव मिलता है। मंगोली जाति के लोग कहां मिलेंगे? ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, क्योंकि यहां मंगोल है। यहां से ट्रांसफर करके जो लोग यहां पे आए वो मंगोलाइड जनजातियां हैं, ऑस्ट्रियाइड जनजातियां जो ऑस्ट्रेलिया से प्रधानता रखती है जनजातियों की। तो फिर आखिर क्या महत्व है इन जनजातियों का? तो भारत अनेकता में एकता की संस्कृति वाला राष्ट्र है। यहां एक धर्म, एक पंथ, एक राज्य नहीं है। यहां मैक्सिमम धर्म, मैक्सिमम पंथ और मैक्सिमम जो है क्या है, विचारधाराएं हैं, संस्कृति है, रहन सहन है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन उसके बाद भी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया एक बने हुए हैं। और यही ग्रैनविल ऑस्टिन 1947 का एक दार्शनिक था जो कह रहा था कि भारत इतनी विविधताओं पूर्ण पे बना हुआ देश है कि यह कितना भी खूबसूरत संविधान क्यों ना बना ले, यह अगले 10 सालों में भरभरा के गिर पड़ेगा। ग्रैनविल ऑस्टिन साहब, आपकी आत्मा शर्मा रही होगी, आपकी आत्मा बड़ी चिंतित होगी कि आज 75 साल भी हो गए आजादी के, भारत का सामाजिक आर्थिक विकास की गाथा लिखते हुए उसका हिस्सा अभिन्न रूप से जीवित है और भारत का संविधान लगातार जीवंत रूप से भारत के लिए बेहतर साबित हो रहा है। ये भारत का अपनी आत्मा है भारत की। फिर उसके बाद मैंने निकाला कि भाई आखिर समस्या क्या क्या है। देखो, हर एक इंसान के पास जब कोई टॉपिक निकालो ना, ऐसे सामाजिक टॉपिक कोई भी है भारतीय समाज से, तो उसके कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, सब समस्याएं हैं। ये टॉपिक तुम्हारे पास होने चाहिए बताने के लिए। तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भैया बन चुका है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु तथाकथित होने वाला है, ठीक है। ऐसे में आज भी भारत का एक समाज का टुकड़ा, तबका अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और समाज की मुख्य धारा और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से हाशिए पर है, किनारे पर है। इस समुदाय के अंतर्गत वे जनजातियां आती हैं जो सुदूर, बहुत दूर इलाकों में रहती हैं, अपना जीवन यापन एक अलग तरीके से व्यतीत कर रही हैं। उनके समक्ष कई सारी समस्याएं, उन जनजातियों के समक्ष सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। वो अपने आप को समाज की मुख्य धारा से सहज नहीं बना पाते, वो अभी भी नहीं जोड़ पाते। आप बताओ, अगर कोई एक आदमी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का आकर के दिल्ली में पढ़ाई करता है तो हमको फील होता है अरे चाइना का है, चाइना का है। हम फील ही नहीं कर पाते हैं हमारे भारत का है, भारतीयों का है। इस तरह वो भी नहीं फील कर पाते। कितने असमियों का शोषण हुआ है, किस प्रकार से राज्यवार शोषण होते हैं, वेशभूषा के आधार पे, सकल सूरत के आधार पे, आज भी भारत में विद्यमान है। हम इसको झुठला तो नहीं सकते ना, कई सारे ऐसे केसेस निकलते हैं। चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो, जिसमें अफवाह फैला के मॉब लिंचिंग की जाती है, या फिर ये उत्तर पूर्व राज्यों के द्वारा आए हुए
प्रवसन किए हुए लोग पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उन पर किस किस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं, उन्हें राज्य खाली करने के अलग अलग मामले आते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा। फिर है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बगल में काम चल रहा है, अगर आवाज आ रही हो कोई तो आपके पास। इस समुदाय की दूसरी बड़ी समस्या है निरक्षरता। इस समुदाय में निरक्षर लोग बहुत हैं, साक्षर नहीं है। क्यों? इसका एक कारण यह है कि ये पूरी तरह से भारत के मुख्य स्ट्रक्चर से दूर हैं। साथ ही साथ इनकी जो बोलचाल की भाषा है वो अलग है, और उसमें विद्यालयी शिक्षा पूरी तरह से, अच्छी तरह से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ये समाज के द्वारा और भारतीय राष्ट्र के द्वारा जो इनके लिए ही लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी योजना चल रही है। तो सबसे पहले तो यहां काम करना चाहिए कि हमें उनकी भाषा आधारित, जिस राज्य में सबसे प्रमुख बोली बोले जाने वाली सर्वाधिक लोग हैं, वहां पे उस भाषा आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। समझ रहे हैं आप? आर्थिक तंगी, गरीबी, ऋण के जाल में फंसने की वजह से भी यह लोग अपना कामकाज सही से नहीं कर पाते हैं। आजीविका पाना इनका मुश्किल है। मां बाप इनके आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे मानव तस्करी बढ़ती है, वैश्यावृत्ति बढ़ती है, और यही बच्चे जो बचपन से कुंठित होते हैं वो अपराधी बन के निकलते हैं फिर बाद में। और हम सोच रहे हैं अपराध कहां से जन्म रहा है आज आधुनिक युग में भी। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुंठा ही अपराध में परिवर्तित हो जाती है। धार्मिक छुआछूत जैसी अलगाववादी घटनाएं यह भी हमारे सामने है। इसके कारण छुआछूत का व्यवहार होना, सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश करना और फिर उसको पवित्र करने की अवधारणा। अभी बहराइच या आसपास का कोई एक मामला है जिसमें आप उदाहरण दे सकते हो पॉलिटी में कि आज भी एक चुनी हुई विधायक, मुस्लिम विधायक, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें वो मंदिर का निर्माण कार्य करा रही थी, उस मंदिर में चली गई तो गंगा जल से मंदिर को धोया गया। क्या एक हिंदू को मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, या एक मुसलमान को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, या गिरजाघरों में नहीं जाने की अनुमति मिलनी चाहिए? ये जो धार्मिक आडंबर बने हुए हैं, इनकी समाप्ति जब तक सामाजिक स्तर पे परिवार नहीं करेगा, परिवार नहीं बताएगा कि बेटा मंदिर में कोई भी समस्या नहीं है, मस्जिद में कोई भी समस्या नहीं है, समस्या इस बुद्धिया में है, तब तक इस देश में समरसता के साथ विकास स्थापित नहीं किया जा सकता। हम किसी एक तबके को छोड़ करके विकास नहीं कर सकते, उस तबके को भी साथ में लेकर के चलना होगा। तो फिर भैया ये तो हो गई भारत में चल रही समस्याएं जनजातियों से संबंधित, इनके संरक्षण की कोई बात करोगे? तो करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा भारत का संविधान जो ये कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, नॉट द वी द पीपुल ऑफ मुस्लिम, वी द पीपुल ऑफ हिंदू, वी द पीपुल ऑफ ईसाई, नहीं, उसने कहा हम भारत के लोग। इस हम भारत के लोग में धर्मनिरपेक्षता छिपी हुई है, इस हम भारत के लोग में वसुधैव कुटुंबकम छिपा हुआ है, इस हम भारत के लोग में गरीब छुपका हुआ है, इस हम भारत के लोग में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग छिपे हुए हैं। इस हम भारत के लोग में मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जुरिस्ट है, पादरी है, सब है। कुर्बान जाइए भारत का संविधान बनाने वालों ने कि कोई वर्ग, पंथ, जात हो भारत में आएगा और उसका विकास होगा। तो भारत के संविधान ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं। सबसे पहले तो वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रावधान किया है उसमें अनुसूची 5 और 6 में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है, जिसमें अनुसूची 6 में आप देखेंगे तो आपको एएमटीएम मिलेगा। आपको पता करिए ये एएमटीएम मैं किसे कह रहा हूं, एएमटीएम किसे कह रहा हूं। यहां पे है आपका त्रिपुरा टी से, यहां पे देखिए असम, यहां पे आपका मेघालय और यहां पे मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें शामिल। ये पता करिएगा आप कि इन अनुसूची 6 में, और मैं अगर गलत हूं तो जरूर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे अगर आप टाइम दे तो मैं अभी आपको बता देता हूं, जस्ट मिनट, कि अनुसूची 6 में किनकी किनकी बात की गई है। 2 मिनट दीजिए मुझे बस।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अनुसूचियां बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूची एकदम याद कर लीजिए आप, ताकि भूले नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल सही कहा मैंने। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एम टीएम, ये मैंने ऐसे याद किया था। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 है, जो समाज में किसी भी तरह अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है, यह भी तो अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में वर्णित हैं, इसमें अनुच्छेद 46 है। इसके तहत राज्य को कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए राज्य कार्य करेगा। तो राज्य ने कार्य किया है। राज्य ने सबसे पहले 89वां संविधान संशोधन करके क्या किया, एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो एक में थी, उसको अलग करके एक अलग जनजाति आयोग बनाया, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाता है। इसके अलावा जनजातियों के राजनीतिक हितों के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसको लगातार बढ़ाया जा रहा है 10-10 सालों के लिए। अब इस पे अगर ये प्रश्न हमने लिया और विभिन्न सरकारी और सिविल सेवाओं में इस समुदाय को विशेष छूट मिलती है, जैसे आप सिविल सेवा की परीक्षा पीसीएस या यूपीएससी की दीजिए, तो आपको क्या मिलता है, जनरल के लिए अलग कट ऑफ, महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ, एससी के लिए और एसटी के लिए अलग कट ऑफ। तो ये भी तो एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी। इसके बाद इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी है भाई, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री अर्जुन मुंडा साहब हैं। ये सभी पॉइंट जब तुम डालोगे, अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि भारत के संविधान में क्या बताया गया है, क्या प्रोविजन किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित, तो आपको ये सारे पॉइंट एक जगह मिल गए। अगर फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, 14% भारत की कुल, 14.7। इसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति में इसकी आबादी 38% है, जो मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा में रहते हैं। ये इतना पॉइंट निकल के आया। लेकिन अब वापस से मैं आपको 2018 जीएस पेपर 2 ले चल रहा हूं। जीएस पेपर 2, चलिए जरा आप जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2018 जीएस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। 2018 जीएस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, सोचिए। इस क्वेश्चन को परिवर्तित करके अगर ऐसे कर दे, क्वेश्चन पहले क्या आया है, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। तो ऐसे ही पूछ दे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान में उल्लेखित प्रावधानों को सही से लागू करवाने के लिए सिफारिश आज तक बेहतर तरीके से कर पाया है? चर्चा करिए। इस आयोग के बारे में पूछ ले तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? तो आज का होमवर्क नोट करिए भैया। सबसे पहले जाकर के पता करिए कि नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कब इसका गठन हुआ। पहला तो मैंने बता दिया आपको कि 89वां संविधान संशोधन करके इसको बनाया गया अलग से। अब इसके बाद आप जीएस पेपर 3rd पेपर खोल लीजिएगा 2018 का, तुरंत खोलिए जीएस पेपर 3rd। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं और इसमें आप एक पोर्शन सिलेबस का पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक। और इस साइंस और टेक में ही एक आता है बायोटेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो जैव आधारित हो, जिसमें क्या हो, कार्बन का उत्सर्जन ना हो और वह सतत विकास के लिए बेहतर कार्य कर सके। तो अभी हाल ही में एक बात कही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कि 10 साल में देश की जैव अर्थव्यवस्था 12 गुना बढ़ चुकी है। भैया क्या होता है जैव अर्थव्यवस्था? चलो भुला जाओ, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले बताओ अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें उत्पादन कार्य किया जाए, बेचा जाए, खरीदा जाए, सरकार को टैक्स मिले, जनता के हित में सरकार काम करे, रोड बने, अस्पताल बने, सड़क बने, ये सभी चीजें क्या है? अर्थव्यवस्था की चीज हो गई।
और उसके लिए सरकार योजनाएं बनाए, उद्योग क्षेत्र कैसे चलेगा, कृषि कैसे चलेगा, सेवा कैसे चलेगा। लेकिन इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए वो बायोटेक्नोलॉजी हो, यानी प्रकृति के संसाधन पर आधारित टेक्नोलॉजी हो, तो ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके चलने वाली अर्थव्यवस्थाएं जैव अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। वापस से परिभाषा अपनी दे रहा हूं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके चलती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यापक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था को सतत विकसित होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे जैव अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातें, 10 वर्ष में 10 अरब से लेकर के 120 अरब डॉलर हो गई है भारत की जैव अर्थव्यवस्था। 2025 तक इसका अनुमान है 150 बिलियन होने का। वहीं 2030 तक 300 बिलियन डॉलर होने का इसका प्रस्ताव है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि भारत में लगातार जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग जहां बढ़ रहा है, तो वहीं इससे संबंधित स्टार्टअपों की भी संख्या बढ़ रही है। 10 साल में 50 से बढ़कर के 6000 स्टार्टअप स्थापित हो गए जो बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो बिटवीन द लाइन का प्रोसेस या प्रक्रिया, भैया सबसे पहले जैव अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों है यही पढ़ लेते हैं। आप बताओ, लगातार जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है जिसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव काफी नकारात्मक हो रहा है, ठीक है। ऐसे में लगातार मौसमों में अनियमितताएं हो रही हैं, समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है, द्वीप खतरे में हैं, खेत सीमित हैं, उत्पादन घटता जा रहा है, कभी तेज बारिश तो बाढ़ आ जा रहा है, कभी एकदम बारिश नहीं तो सूखा आ जा रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं, जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं और हम लगातार गाड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? लगातार वातावरण में उसका सघनता बढ़ रही है, लगातार वनों में आग लग रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और तीव्रता से बढ़ रही है। अमेजन के जंगल जल रहे हैं, उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जंगल और जंतु कैसे कैसे जले, क्या क्या चित्र आया था याद करो। वहां पे कुआला पाई जाता है, कुआला जंगल में एक जानवर है, उसके बारे में पता करिए। कुआला करके है एक, कुआला ये क्या है? वो लोग कितने जल गए थे, कंगारू कितने जल गए थे, किस प्रकार से हानि हो रही है। कृषि क्षेत्र सीमित होते चले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन अब यहां बताओ जो स्थल खंड हैं वो तो वही रहेंगे ना, लेकिन उस पे रहने वाले मानव लगातार उत्पादन कर रहे हैं। मानव 140 करोड़ जनसंख्या हो गई 75 साल में भारत की, 36 करोड़ से 140 करोड़, 4 गुना 5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है 75 सालों में भारत की जनसंख्या में। लेकिन भारत का भूभाग तो वही है, वो तो नहीं बदला। हम म्यांमार का हिस्सा ले लिए कि चीन का ले लिए, आखिर पाकिस्तान हड़प लिए हैं, हमारे पास वही भूभाग सीमित है। लेकिन अधिवास बढ़ते जा रहे हैं, कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है। ऐसे में हम लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, अत्यधिक सिंचाई करते चले जा रहे हैं, बिना मिट्टी की उर्वरा शक्ति को जाने उसमें यूरिया पे यूरिया, यूरिया पे यूरिया डाल रहे हैं, एक ही फसल को बार बार बो रहे हैं। तो भारत की जमीन और भारत के प्राकृतिक संसाधन पे गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के माध्यम से जो वैश्विक तापमान को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रयासों में से एक जैव अर्थव्यवस्था को अपनाना है। और यह जैव अर्थव्यवस्था क्या है? यह उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रियाओं तथा उससे उत्पन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए जैविक संसाधनों और जैविक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन किया जा सके तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। या फिर यूं कहिए तो पर्यावरण के साथ आर्थिक विकास को ही सतत विकास कहते हैं, जिसमें क्लीन एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। ये क्लीन एनर्जी क्या है सर?
तो ये क्लीन एनर्जी सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन सभी चीजों से प्राप्त। समझ रहे हैं आप? तो भैया जैव अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिकता बता दो भैया। हर चीज की ऐतिहासिकता जानने के लिए तो आप तो आतुर रहते हो, ऐतिहासिकता को बताने के लिए, इतिहास को बताने के लिए। अब सर अच्छी क्लास ले रहे हैं आप, वो भी देखिए। लेकिन यहाँ जैव अर्थव्यवस्था की इतिहास की बात की जाए तो इस शब्द की उत्पत्ति 21वीं सदी में हुई है। यहाँ 21वीं साड़ी लिखा हुआ है भैया, थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 21वीं सदी है। 21वीं सदी के पहले दशक में यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी पता करिए इस संगठन के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में पता करिए। कितने राष्ट्र हैं इसमें, कौन इसका सदस्य नहीं है, कौन इसकी सदस्यता हाल ही में खो दिया है, ये सब पता करिए जरा। तो ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है, इसका काम क्या है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। तो इन लोगों ने ही जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया, जैव अर्थव्यवस्था, और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से उत्पादन किया जाता है, जैसे संधारणीय कृषि, यानी ऐसी कृषि जो सतत रूप से की जाए और उस पर किसी भी पर्यावरणीय घटनाएं जो हैं उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यानी यहां बायो इकोनॉमी को जब आप देख रहे हैं तो इस मैप के माध्यम से देखिए कि सबसे पहले अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए और तो उससे के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेस को बनाए रखना होगा। नेचुरल रिसोर्सेस को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी प्रयोग करनी होगी जिसमें CO2 का कम इमिशन हो, और उसके साथ साथ रिसाइकलिंग पर फोकस करना होगा। यानी एक बार प्रयोग कर लिए तो फिर उसको रिसाइकिल करके प्रयोग करें, और फिर ऐसी लॉजिस्टिक को बनाना होगा, ऐसी संरचना बनानी होगी कि हमारी रिसाइकलिंग की प्रोसेसिंग अच्छी हो सके। इसके लिए हमको व्यापक ट्रेनिंग देनी होगी, व्यापक स्किल डेवलप करना होगा भारत में, तब जाकर के स्वस्थ रॉ मटेरियल उपजेगा, और यह स्वस्थ रॉ मटेरियल सतत कृषि का फल होगा। फिर संधारणीय मत्स्य उत्पादन, आज लगातार मत्स्य उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन अवैज्ञानिक अपर्यावरणीय तरीके से मत्स्य उत्पादन करने की वजह से तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों को नुकसान हो रहा है, कछुओं की आबादी को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी वेल मछली, ड्यूगोंग एक मछली की प्रजाति पाई जाती है जो शाकाहारी है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इरावदी नदी में उपस्थित डॉल्फिन पर प्रभाव पड़ रहा है। जो इरावदी नदी की डॉल्फिन है, भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन का उत्पादन माफ कीजिएगा, उनकी संख्या कम होती जा रही। क्या कारण है आखिर कि राष्ट्रीय डॉल्फिन योजना चलाई जा रही है, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु बनाया जा रहा है 2009 या 10 में। ये पॉइंट जरा सोचिए, क्या करने की आवश्यकता है। तो जैव अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जहां सतत विकास को बढ़ावा देना है, वहीं चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुपालन को भी बढ़ावा देना है, ठीक है, जिसमें पुनर्उपयोग हो, फिर उसकी मरम्मत किया जा सके और पुनर्चक्रण के माध्यम से इकोनॉमी को सतत रूप से चलाया जा सके। इसी को चक्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, साइकिल इकोनॉमी। जैव अर्थव्यवस्था की वर्तमान में भारत की स्थिति भी जान लेते हैं भैया। आत्मनिर्भर भारत योजना चल रहा है, तो आत्मनिर्भरता अगर 2047 तक प्राप्त करना है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, आर्थिक हो, पर्यावरणीय हो, तो ऐसे में आवश्यकता है हमें लक्ष्य को निर्धारित करने का, और लक्ष्य निर्धारित करने का ही मानक है कि भारत 2047 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना चाहता है। 2070 तक अनाउंस किया है भारत ने अपने राष्ट्रीय निर्धारित प्रोग्राम के तहत कि हम कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र होंगे। भारत 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से करेगा। यह सभी चीजें बताती हैं कि हमें जैव अर्थव्यवस्था की ओर जाना है। तो ऐसे में भारत की जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित हाल ही में एक रिपोर्ट आई और उसने बताया कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था का कितना विकास हो रहा है। 2021 में ये 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अर्थव्यवस्था हो गई है। 2025 तक 150 और 30 तक 300 बिलियन डॉलर आंकड़े छू लेगा। जितनी तेजी से यहां बायोटेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और स्टार्टअप बढ़ रहे हैं,
2025 तक अनुमान है कि जो अभी 6000 स्टार्टअप हैं वो 10,000 तक में परिवर्तित हो जाएंगे। सोचिए, स्टार्टअपों की संख्या यानी नए स्किल, नए रोजगार की अवधारणा बढ़ेगी, नया रोजगार बढ़ेगा तो साथ ही साथ इस सेक्टर में बेहतर तरीके से काम होगा, अलग संसाधन उपलब्ध होंगे और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। फिर भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष 3 और दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 12 डेस्टिनेशन राष्ट्रों में से एक बनता जा रहा है और भारत का लक्ष्य है कि वो टॉप 3 में आए। हमारी वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वह उद्योग लगभग 3% हिस्सा शेयर कर रहा है विश्व का। भारत लगातार बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए अलग अलग वैक्सीन बना रहा है। कौन अनुमति दिया था जी? द वैक्सीन वॉर मूवी आई हुई है, देखिएगा। उसमें नाना पाटेकर भार्गव साहब जो आईसीएमआर के उस वक्त अध्यक्ष थे उनका रोल किए हुए हैं। और क्या रोल था भारत में आईसीएमआर का, और वैक्सीन उस कोरोना काल में किस प्रकार से भारत के जो वैज्ञानिक थे और डॉक्टर्स थे उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तरह से भूमिका निभाई। देखिए उस मूवी को, रोंगटा खड़ा हो जाएगा आपका कि किस दौर से हम लोग गुजर के आ गए। ये सभी चीज बायोटेक्नोलॉजी के विकास के बारे में भारत को बताता है, जिसमें वैक्सीन का निर्माण हुआ, कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन का निर्माण किया गया, फिर उसके बाद डिप्थीरिया, बीसीजी, खसरे आदि टीके का भारत निर्माण कर रहा है, हेपेटाइटिस बी के टीके का निर्माण हो रहा है भारत में। यह बायोटेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। भारत में टिकाऊ जैव ईंधन के मामले में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण जो पेट्रोल और डीजल में किया जाना था उसको बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाई जा रही है परसेंटेज। 2025 से बदल के 2023 कर दिया गया है। यह आंकड़ा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अब भारत अपने लक्ष्य को 2023 में ही प्राप्त कर लेगा। भारत एक ऐसा देश है, हमें भारतीय होने पे गर्व क्यों होना चाहिए, हमारा लक्ष्य था, ये निबंध था, हमें भारतीय होने पे गर्व क्यों होना चाहिए, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का। तो मैं बताऊंगा, भारत ने टारगेट रखा था कि टाइगर का उत्पादन 2010 से लेकर के 2022 तक T2 करना है, दुगुना करना है। भारत ने उसको 2018 में ही प्राप्त कर लिया। भारत का टारगेट था जैव ईंधन को बढ़ावा देना और वो 2025 टारगेट रख रहा था, 2023 में ही पूरा कर लिया। भारत का टारगेट था 2025 में टीबी मुक्त भारत हो, उसने लक्ष्य 23 में ही प्राप्त करने की बात कर ली। भारत का लक्ष्य था 2030 तक हम 175 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, भारत 2022 से पहले ही कर लिया। तो हमें भारतीय होने पे क्यों नहीं गर्व होना चाहिए? ये सारे पॉइंट सोचो जरा, कितने डायमेंशन नवाज सर निकाल रहे हैं और कैसे कैसे जोड़ते चले जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र जो भारत की लगभग 60% आबादी को रोजगार देता है, इसमें भी जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से बड़ा सुधार और विकास देखा जा सकता है। भारत वर्तमान में बीटी कॉटन का प्रयोग कर रहा है, बायो पेस्टिसाइड बना रहा है, बायो स्टिमुलेट्स और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग, नीम कोटेड यूरिया का निर्माण किया जा रहा है। और ये सब उत्पादन के मामले में भारत 2021 में जैव अर्थव्यवस्था में लगभग कितना रुपए जोड़ दिया है? $10.48 बिलियन जुड़ा है 2021 में सिर्फ। तो वापस से चलिए, मैं आपको बोला था ना 2018 का उठाइए, जीएस पेपर थर्ड का पेपर, जीएस पेपर थर्ड उठाइए जरा, जीएस पेपर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्या कारण है कि हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा के क्षेत्र को कैसे लाभ पहुंचाया है? समझाइए 250 शब्दों में। 15 नंबर क्वेश्चन, जीएस पेपर थर्ड 2018 यूपीएससी। अब बताओ इंपॉर्टेंट था कि नहीं था यह आर्टिकल? मजा आया ढूंढना? मैं चाहता तो यहां प्रश्न दे सकता था, चाहता हूं कुछ काम खुद भी करो, सब मेरे पे निर्भर रहोगे तो यूपीएससी का परीक्षा तुम्हारा मैं देने जाऊंगा। चलिए फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट लीजिए। गोलन हाइट यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, गोलन हाइट कहां अवस्थित है? तो गोलन हाइट अवस्थित है भैया इजराइल और सीरिया के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर 1967 से ही इजराइल कब्जा किया हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव आया कि इजराइल इसको खाली करे, और भारत जो इजराइल का अब तक समर्थन कर रहा था, यहां पे इसका विरोध कर दिया और भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है।
इसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता, कि एक तरफ लोग जहां कह रहे थे कि भारत खाली इजराइल के पक्ष में है, इजराइल के पक्ष में है, वहीं भारत ने फलस्तीन को क्या किया, बहुत सारे सहायक दवाएं भेजी हैं, इक्विपमेंट भेजे हैं, राहत कार्य के लिए लोगों को भेजा है। वहीं साथ ही साथ भारत सीरिया और इजराइल का विवाद हो रहा है गोलन हाइट जैसे क्षेत्र को लेकर के, तो सीरिया का पार्ट ले रहा है, क्योंकि भारत शुरू से किसी की जमीन पर अवैध कब्जा का विरोध करता रहा है। भारत क्यों ना करे, भारत की जमीन के टुकड़े पर पीओके बना हुआ है, अक्साई चीन बना हुआ है, भारत अपना दर्द नहीं जानता है। तो बताइए, आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है कि नहीं प्रासंगिक है? कहा जाता है गुट निरपेक्षता खत्म हो रही है, जिसमें हम किसी गुट में शामिल नहीं है, सभी के साथ हैं और हमेशा सत्य और अहिंसा की बात करेंगे और सत्यता का साथ देंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 1999 में अक्टूबर में इसका गठन हुआ, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 इसके सदस्य देश हैं और 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इससे संबंधित जो प्रमुख रिपोर्ट आते हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और ये कब गठित हुआ था ये ईयर याद कर लीजिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये सभी जारी करता है। यूपीएससी डायरेक्ट इससे भी प्रश्न पूछता है। वर्ल्ड मैप का तड़का, गोलन हाइट देख लीजिए, ये किसके किसके बीच अवस्थित है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ये अवस्थित है आपका, ऊपर लेबनान है, इधर इजराइल है, ठीक है, यहां इजराइल है, यहां लेबनान है, इधर सीरिया है और इधर जॉर्डन है, और इसके बीच में है गोलन हाइट, और यहां सी ऑफ गैलीली है, ठीक है, सी ऑफ गैलीली। सिर्फ और सिर्फ ये पूरी तरह से इजराइल यानी गोलन हाइट्स और इजराइल के बीच में अवस्थित है। समझ गए? चलिए, कैस्पियन सी के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित है भैया जान लीजिए। इसके किनारे जो है आपका कजाकिस्तान है, रसिया है, फिर यहां अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ठीक है, ये सभी देश अवस्थित है यहां पे। और साथ ही साथ इसमें यूराल नदी गिरती है, वोल्गा नदी गिरती है, क्यूरा नदी गिरती है, और इस वजह से यहां वोल्गा नदी गिर रही है और यूराल नदी गिर रही है, और ये बर्फीली क्षेत्रों से आई हुई स्वच्छ पानी का जल गिरता है। इसलिए जहां यहां कोई नदी बड़ी नहीं गिर रही है, इस क्षेत्र में का पानी थोड़ा सा खारा होता है, नमकीन होता है। वहीं कैस्पियन सी का उत्तरी भाग जो होता है, यहां मीठा पानी पाया जाता है, मीठा पानी। वहीं थोड़ी दूर आप देखिए, यहां उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। कहा था हाल ही में कौन सा ऐसा सागर है जो सिकुड़ता चला जा रहा है, अरल सी, यूपीएससी ने पूछा था। ये किन देशों के बीच में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है अरल सी। अगला है वर्ल्ड मैप के तड़के में जापान। आप पता कीजिए इसके प्रमुख द्वीप में सबसे बड़ा होन्शु होक्काइडो कौन सा द्वीप है, जरा पता करिए तो जापान के बारे में। फिर जापान के बारे में आप पता करिए इसकी राजधानी कौन से द्वीप पर है, जापान की राजधानी क्या है, कोई बताना चाहेगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से द्वीप पे अवस्थित है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, देखिए ये अलग अलग द्वीप हैं, ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है, ये एक द्वीप है, फिर ये एक द्वीप है। हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी कहाँ है, पता करिए जरा। यहाँ फिलीपींस है इसके आसपास, यहाँ नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, सी ऑफ जापान इसको बोलते हैं। दक्षिण चीन सागर के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं इसके बारे में पता करिए। देखिए वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ताइवान है। और यहां देखिए फिलीपींस और ताइवान के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, इसको कहते हैं लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि। यहां देखिए पार्शियल आइसलैंड है, इस पे चाइना अपना दावा ठोकता है, ठीक है, स्पार्टली आइसलैंड है, इसको देखिए। कई बार कई सारे सागरों में जो द्वीप होते हैं उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लेता है कि बताइए कौन कौन से हैं, तो ऐसे तैयार करिए भैया, समझ रहे हैं। लाल सागर के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित है जरा देखिए। लाल सागर के किनारे सबसे पहले तो यहां गल्फ ऑफ अकाबा पाया जाता है, सऊदी अरब और इजिप्ट के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है, यमन और जिबूती के बीच में, जिबूती में चाइना का बेस है। यहाँ सोमालिया है, जिबूती है, यहाँ इरिट्रिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा सूडान, यहाँ इजिप्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ सऊदी अरब है। यमन की राजधानी देखिए कौन सी है, सना है। सऊदी अरब का रियाद है,
मिस्र की राजधानी काहिरा है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। ये सभी रेड सी के किनारे हैं और यहीं पे स्वेज नहर है जिसका 1869 में यह खुला था, स्वेज नहर। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। शानदार, जानदार, जिंदाबाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यकीनन आप इसे मैक्सिमम लोग तक पहुंचाओगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि खुद भी मजा ले रहे हो यार। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।